सो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो पे कंप्लीट जावा सीखने वाले हैं। बेसिकली ये वीडियो बिगिनर के लिए है। इस वीडियो में हम ओप्स का कॉन्सेप्ट नहीं करने वाले। ओप्स के लिए हम और एक वीडियो अपलोड कर दूँगा। सो जावा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल वर्क एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के लिए यूज़ होता है। ये बहुत ही यूज़फुल लैंग्वेज है। बेसिकली इस वीडियो में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप, कंडीशन, लूप्स, एक्सेप्शन हैंडलिंग और एरेस इसके बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा उसमें हम ओप्स का जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानेंगे। सो बेसिकली मैं एक आईडी यूज़ कर रहा हूँ। सो इस आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन लिंक से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट ए जावा क्लास। तो मैं इस क्लास का नाम दे रहा हूँ हेलो डॉट जावा। अब यहाँ पर एक देखिए आप लोग कि यहाँ पर एक पब्लिक क्लास क्रिएट हो चुका है। सो हर एक जावा क्लास का एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है, और क्लास बहुत हो सकता है, पर प्रोग्रामिंग का एक ही पब्लिक क्लास हो सकता है। और जो पब्लिक क्लास है वो उस जावा प्रोग्राम के नाम से होगा। अब हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये जो फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ArgS, सो ये बेसिकली एक आर्गूमेंट पास करता है। और इसके बारे में मैं दूसरे जो वीडियो ऑप्स का है वहाँ पर डिटेल्स बता दूँगा। सो आपको ये जानना चाहिए कि ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, जो जावा का जो मेन फंक्शन जो भी एग्जीक्यूशन होता है सो इसके द्वारा होता है। सो इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं डेटा टाइप का। तो डेटा टाइप होता है इंट, फ्लोट, चैर मीन कैरेक्टर, स्ट्रिंग, लॉन्ग, डबल, बूलियन। सो इन डेटा टाइप के बारे में हम जानते हैं। सो इंटीजर वैल्यू के लिए इंट, इंटीजर वैल्यू के लिए फ्लोट होता है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए कैरेक्टर के लिए स्ट्रिंग्स, कोई नाम अगर स्ट्रिंग्स हो उसके लिए। और सो यही है। सो इसके बारे में डिटेल्स जानने के लिए यहाँ पर प्रिमिटिव जो डेटा टाइप का जो सेक्शन होता है हमारा ओरेकल का, यहाँ से देख सकते हो। सो बाइट के लिए -128 to 127, शॉर्ट के लिए -32768 32767, इंट के लिए -2 to the power 31 to 2 to the power 31-1। सो यही देख सकते हैं आप लोग। मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। और ये फ्लोट, डबल, बुलियन। सो बुलियन ट्रू और फॉल्स ये दोनों वैल्यू एग्जीक्यूशन करता है। अगर वो ट्रू है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। सो यही है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट वेरिएबल्स। सो बेसिकली वेरिएबल क्रिएट करते हैं कुछ वैल्यू को मेमोरी में स्टोर करने के लिए। सो उसके पहले हम जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम काम कर रहा है कि नहीं। सो हम कुछ प्रिंट करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में। सो कुछ प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं system.out.println। सो system.out.println। सो हेलो वर्ल्ड। अभी प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखते हैं रन होता है कि नहीं। जी हाँ, अब देख रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। सो ये मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जो हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। सो अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। सो वेरिएबल एक्चुअली हम मैथ में करते हैं ना, जैसे लेट एक्स, लेट वाई, ऐसे ही कुछ होता है। सो इंटीजर वैल्यू के लिए
हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इंट इज इक्वल टू इंट एक्स इज इक्वल टू 13 और इंट वाई इज इक्वल टू 15। सो अगर हम x की वैल्यू को प्रिंट करना चाहें तो system डॉट आउट println x। अब देख रहे हैं कि x का वैल्यू प्रिंट हो चुका है, x इज इक्वल टू 13, यहाँ पर दिखा रहे हैं x इज इक्वल टू 13। सो अगर हम y का वैल्यू प्रिंट करना चाहें तो y इज इक्वल टू 15 एंड यहाँ पर 15 आ चुका है। सो ये जो वैल्यू है वो हमारे मेमोरी में स्टोर हो चुका है। जो x को हमने 13 में असाइन कर दिया और y को हमने 15 में असाइन कर दिया। सो अब हम चाहते हैं कि ऑपरेटर के ज़रिए हम इसको यूज़ करें। सो बेसिकली ऑपरेटर जो होता है, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ऐसे अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। सो अगर हम इस दोनों वैल्यू का x और y का अगर सम निकालना चाहें तो इंट सम इज इक्वल टू x प्लस वाई। सो x प्लस वाई का वैल्यू हम सम में स्टोर कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें क्या प्रिंट करना चाहिए? सम को प्रिंट करना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम। प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 28। अब x और y का वैल्यू सम में स्टोर हो गया और सम का वैल्यू है 28। सो अगर माइनस करें तो माइनस करें तो 13 माइनस 15 इज इक्वल टू -2। अब मल्टीप्लिकेशन करें तो सॉरी मैंने बिल्ड कर दिया था। सो 13 इंटू 15 इज इक्वल टू 195। सो ऐसे हमारा सम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया वो कंप्लीट हो गया। सो अब हम कैरेक्टर स्ट्रिंग्स के बारे में जानते हैं। सो कैरेक्टर नेम, मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो कि कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करेगा। मैंने एक कैरेक्टर स्टोर किया वहाँ पर a, और मैंने और एक कैरेक्टर का वैल्यू बनाया है टाइटल, और यहाँ पर वैल्यू स्टोर किया b। सो अगर मैं नेम और टाइटल का वैल्यू देखना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिस्टम आउट प्रिंटलन a, देखते हैं वैल्यू दिखाई देता है कि नहीं। ओ सॉरी, ये तो वैल्यू है, हम वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा, नेम। सो आप देख सकते हैं कि नेम में जो वैल्यू है a वो दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं टाइटल लिखूँ यहाँ पर, सो टाइटल का जो वैल्यू है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो है b। सो अब आते हैं स्ट्रिंग पे। सो स्ट्रिंग कुछ नेम को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू टैली। अगर हम इस नेम को प्रिंट करना चाहते हैं
नेम को पास कर दिया यहाँ पर। अब देख सकते हैं कि मैंने जो टैली या नेम पे स्टोर किया था वो यहाँ पर दिख रहा है। ये है कैरेक्टर, ये है स्ट्रिंग। सो अब हम जानेंगे कंडीशन के बारे में। सो कंडीशन मतलब इफ और एल्स। अगर सब देखते हैं व्हाट इज कंडीशन। सो मैंने एक इंट ले लिया एज इज इक्वल टू 18। अब मैंने एक कंडीशन क्रिएट किया इफ एज greater than is equal to 18 to print ln you can vote now, else you cannot vote now। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक कंडीशन क्रिएट किया कि जहाँ पर मैंने पहले एज ले लिया और एज का वैल्यू 18 स्टोर कर दिया, और मैं इफ़ पे यहाँ पर दिखा रहा हूँ अगर इफ़ एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अगर एज का वैल्यू ग्रेटर देन और इज इक्वल टू मतलब 18 से अगर बड़ा हो या 18 का समान हो तब तुम वोट दे सकते हो, नहीं तो नहीं दे सकते हो। सो यहाँ पर हमारा वैल्यू है 18। सो ये 18 इज इक्वल टू 18 मतलब एज 18 का समान है। सो हम वोट दे सकते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है यू कैन वोट नाउ, देख रहे हैं आप, यू कैन वोट नाउ। अगर मैं यहाँ पर 21 कर दूँ तो ये भी 18 से बड़ा है, एज 21 ग्रेटर देन 18। सो यू ऑल्सो कैन वोट नाउ। अगर मैं यहाँ पर 15 कर दूँ 15, सो 15 18 का समान भी नहीं है और 18 से छोटा भी है। सो ये एल्स ब्लॉक में आ जाएगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो यू कैन नॉट वोट नाउ। सो ये है इफ और एल्स कंडीशन। अगर ये कंडीशन से मतलब अगर ये सेटिस्फाई हो जाए तो ये इफ ब्लॉक में जो होगा वो रन होगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो एल्स में जो हो वो रन हो। तो ये अब आते हैं स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में। सो केस स्टेटमेंट क्या होता है, सपोज इंट यहाँ पर भी दे रहा हूँ एज 15। अगर एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया जहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया 15। सो स्विच मैंने एज को यहाँ पर पास कर दिया, केस 1। अगर केस एज 1 हो, केस 1 मतलब ये फर्स्ट केस है। अगर यहाँ फर्स्ट केस में अगर एज 1 हो तो ln your age is 1। मैंने ब्रेक कर दिया केस 2 नंबर केस। अगर एज तुम्हारा 14 हो तो सिस्टम आउट println your age is 14 break केस अगर 18 हो तो println your age is 18। अगर एक भी नहीं है, 14 भी नहीं है और 18 भी नहीं है तो उस टाइम में क्या होगा, उस टाइम में डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास होगा और डिफ़ॉल्ट में होगा
डोंट नो योर एज। सो अब देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। सो यहाँ पर आ रहा है आई डोंट नो योर एज। सो ये क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर एज को असाइन कर दिया 15, मतलब एज का वैल्यू है 15 और मैं यहाँ पर एज को पास कर दिया। सो यहाँ पर कहीं भी 15 नहीं है। फर्स्ट केस में एज का वैल्यू है 1, सेकेंड केस में एज का वैल्यू है 14 और थर्ड केस में एज का वैल्यू है 18। सो इसलिए इस तीनों में से एज नहीं मिल रहा है। सो अगर जब ये केस नहीं मिल रहा है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर पास कर देगा आई डोंट नो योर एज। अगर एज का वैल्यू इस तीनों में से मिल जाता तो क्या होता? सपोज़ मैंने यहाँ पर एज का वैल्यू कर दिया 18। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पर एज का वैल्यू कर दिया 18, तो आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है योर एज इज़ 18। ये जो एज का वैल्यू है ये केस नंबर 3 को रन कर रहा है और केस नंबर 3 में है योर एज इज़ 18, ये रन हो रहा है। दैट इज़ स्विच केस। यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट और ये जो केसेस है वो जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स के थ्रू रन होगा। अगर वो सिंटेक्स सेटिस्फाई हो जाए, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो ये केस में जो वैल्यूज है उसमें से कोई भी एक भी सेटिस्फाई हो जाए तो वो रन होगा। अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आ जाएगा, डिफ़ॉल्ट का जो वैल्यू है वो रन होगा। अब आते हैं लूप्स। तो हमारा फर्स्ट जो लूप्स है वो है फॉर लूप्स। सो फॉर मैंने आई ले लिया, पहले मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू 1। अब मैं चाहता हूँ, लूप्स मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन को बार बार रन कराना, एक लूप में बार बार रन कराना। सो मैं चाहती हूँ आई मतलब मैंने पहले एक वैल्यू ले लिया आई इज इक्वल टू 1। सो मैंने इनिशियलाइज कर दिया कि 1 से वो लूप स्टार्ट होगा। अब मैं बाद में कंडीशन दूंगा, कितने बार चलेगा ये सब दूंगा। सो मैं चाहती हूँ आप 1 से 100 तक प्रिंट हो। सो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने लूप पे चला दिया आई इज इक्वल टू 1। तो मैं कितने देर तक चलाना चाहता हूँ? 100 तक। सो आई लेस देन इज इक्वल टू 100। अब मैं वैल्यू को पीछे से नहीं चलाना चाहता हूँ, सामने से चलाना चाहता हूँ। जैसे कि 1 2 3 4, मैं -1 -2 -3 ऐसे नहीं चलाना चाहता हूँ। सो जब मैं प्लस के लिए चलाना चाहता हूँ सो मुझे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। सो तब मुझे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा आई प्लस प्लस। सो ये भी ऑपरेटर दो टाइप का होता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं आई प्लस प्लस कर दिया तो ये प्लस के दिख जाएगा, मतलब आई का वैल्यू अगर 1 हो तो आई प्लस प्लस मतलब आई का वैल्यू अब 2 हो गया, मतलब आई का वैल्यू हो गया अब आई प्लस प्लस, मतलब है आई का वैल्यू अब हो गया आई प्लस 1। सो आई का वैल्यू है 1, सो अब 1 ऐड हो गया, सो आई का वैल्यू है 2। और माइनस माइनस मतलब आई -1 मतलब 1 - 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया। अब मैं क्या प्रिंट करना चाहता हूँ? आई को प्रिंट करें आई को। सो जब मैं आई प्रिंट कराऊंगा तब यहाँ पर एक कंडीशन चेक करेगा। तो कंडीशन क्या है? इनिशियलाइज वैल्यू है आई। सो ये कितना देर तक जाएगा? 100 तक जाएगा। और ये प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट होगा। सो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 100 तक प्रिंट हो गया। सो 1 2 3 4 करके यहाँ तक एकदम 100 तक प्रिंट हो गया। तो यहाँ पर प्रिंट एलन है, एलन मतलब लाइन। सो इसलिए लाइन में प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एलन को हटा दूँ, सिर्फ प्रिंट करूँ, तो ये कॉलम में प्रिंट नहीं होगा, ये तब रो में प्रिंट होगा। तो देख सकते हो ये रो में प्रिंट हो गया। पहले 1 1 2 3 करके ऐसे 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 करके वो 100 तक प्रिंट हो गया, ऐसे 100 तक प्रिंट हो गया। सब ये एलियन ही रहने देते हैं। ये हो गया। अब नेक्स्ट लूप में आते हैं, वो है while लूप। सो फॉर लूप में एक ही कंडीशन के अंदर, फॉर के अंदर सब कुछ देना पड़ता है, इनिशियलाइजेशन,
कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब पर। वाइल लूप में ऐसा नहीं है। वाइल लूप में पहले हमको वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, जैसे 1, फिर वाइल में सिर्फ कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पर फॉर लूप में कंडीशन है i लेस देन इज इक्वल टू 100। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन वैल्यू देना पड़ता है, फिर कंडीशन देना पड़ता है, फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो वो देना पड़ता है। और वाइल लूप में ऐसा नहीं होगा। वाइल लूप में पहले जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू है वो देना पड़ेगा, और जो वाइल के ब्रैकेट के अंदर सिर्फ कंडीशन देना पड़ेगा। तो कंडीशन होगा i लेस देन इज इक्वल टू 100। मैं यहाँ पर भी 1 से 100 प्रिंट करवाऊँगा, नहीं यहाँ पर 1 से मैं 10 को प्रिंट करूँगा। सो मैंने कंडीशन दे दिया, इनिशियलाइज वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा, कितने देर तक जाएगा, 10 तक। हाँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, आई को। और जब मैं प्रिंट कराऊँगा तब क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। अब जो यहाँ पर जो इंक्रीमेंट होता था i प्लस प्लस, तो वो i प्लस प्लस मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। सो i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम को सेव कर दिया। सेव करने के बाद देखता हूँ, रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक रन हो गया यहाँ पर। सो सेम जो यहाँ पर हो रहा था फॉर लूप में, वही व्हाइल लूप में हो रहा है। फिर पोजीशन अलग है। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर के अंदर सब इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देना पड़ता था। और व्हाइल लूप में पहले इनिशियलाइजेशन कर दिया, फिर व्हाइल के अंदर कंडीशन, मतलब जो कंडीशन जितने देर तक रन करना चाहते हो, 10 तक या 50 तक, 20 तक, ये सब। और यहाँ पर जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है वो जो कंडीशन की ब्रैकेट जो है ब्रैकेट के अंदर। अगर मैं यहाँ पर 20 तक रन करना चाहता हूँ तो मैंने ये प्रोग्राम रन कर दिया। आप देख रहे हैं कि 1 से 20 तक रन हो गया। अब है डू व्हाइल लूप। सो डू व्हाइल लूप बेसिकली एक लूप होता है कि डू व्हाइल लूप या व्हाइल लूप में अगर क्या होता है, व्हाइल और फॉर लूप में अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता तो वो रन नहीं होगा। और डू व्हाइल लूप में एक बार प्रोग्राम रन होगा ही, रन होने के बाद कंडीशन सेटिस्फाई होगा। व्हाइल लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन सेटिस्फाई होता है, पहले इनिशियलाइज वैल्यू ले लिया, उसके बाद कंडीशन सेटिस्फाई होता है, फिर प्रोग्राम रन हो रहा है। और डू व्हाइल लूप में पहले प्रोग्राम को रन होगा, फिर कंडीशन सेटिस्फाई होगा। सो डू व्हाइल लूप को दिखाने के लिए मैं इस प्रोग्राम को दिखाना चाहता हूँ। सपोज ये प्रोग्राम मेरा एक बार रन हो गया, मैं यहाँ पर इसको 5 तक ले रहा हूँ छोटा करने के लिए। सो यहाँ पर 5 तक आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है तो एक बार रन हो गया, मैं यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा, यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रहा है। ये प्रोग्राम यहाँ पर फिनिश हो गया, लिखा रहा है प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। एग्जिट कोड 0 में ये प्रोग्राम फिनिश्ड हो गया। अब मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को दोबारा रन करूँ, वो आईडी से नहीं, मैं इस प्रोग्राम के अंदर से प्रोग्राम दोबारा रन करूँ। तो कैसे रन कर सकता हूँ वो हम डू व्हाइल लूप में देखेंगे। सो इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है, रन अगेन प्रिंट करके, और इसको वैल्यू असाइन कर दिया 1। रन अगेन वेरिएबल ले लिया, वैल्यू अब मैं असाइन नहीं करूँगा बाद। और डू व्हाइल लूप में पहले क्या होता है, पहले प्रोग्राम को एक बार रन करता है, उसके बाद व्हाइल में कंडीशन चेक करता है। पहले एक बार प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगा। ये है, पहले एक बार प्रोग्राम रन होगा, व्हाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होता है, फिर प्रोग्राम रन होता है। यहाँ पर डू में पहले एक बार डू प्रोग्राम को रन कराएगा, उसके बाद कंडीशन चेक। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आउट गेटिंग do you want to run the program again? If yes, then type 1। यहाँ पर क्या आ रहा है कि डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन, इफ यस देन टाइप 1। मतलब यूज़र को टाइप करना पड़ेगा 1 अगर वो प्रोग्राम को अगेन रन कराना चाहे। तो यहाँ पर मैं रन अगेन इक्वल टू 1 कर देता हूँ। यहाँ पर मैं रन अगेन इक्वल टू 1 कर देता हूँ। यहाँ पर एक एरर आ रहा है, रन अगेन इक्वल टू 1 कर देता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर और एक एरर आ रहा है, इनिशियलाइज वेरिएबल रन अगेन।
और आने के इनको मैंने 0 इनिशियलाइज कर दिया। मतलब यहाँ कुछ आईडी में ये ज़रूरत भी नहीं होता है कि इनिशियलाइज करो, पर यहाँ पर ये मांग रहा है इसलिए हम दे दें। सो अब ये सब कुछ हो गया। और अगर मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो आप बताओ कि प्रोग्राम रन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन। आप प्रोग्राम को अगर अगेन रन करना चाहते हैं तो टाइप करें 1। और अगर टाइप करूँ कहाँ, टाइप तो कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि हम यूज़र से तो 1 इनपुट चाहिए। अगर यूज़र 1 इनपुट दे फिर प्रोग्राम रन हो। और यूज़र इनपुट कैसे देगा, क्योंकि यहाँ पर यूज़र का इनपुट देने का कोई ऑप्शन है नहीं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूज़र के लिए इनपुट लेना पड़ेगा। तो यूज़र इनपुट के लिए हमें एक यूटिल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर इंपोर्ट java.util। यूटिल लाइब्रेरी के अंदर जो स्कैनर क्लास है वो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्कैनर क्लास क्या करता है, स्कैनर क्लास यूज़र से इनपुट लेता है। तो स्कैनर क्लास के इंपोर्ट करने के लिए हमें यहाँ पर स्कैनर न्यू स्कैनर system डॉट इन। यहाँ पर जो स्कैनर है स्कैनर को मैंने यहाँ पर रन कर रहा है। और जो इससे है इससे किसी का लिए स्कैनर क्लास का वेरिएबल है। ये एक्चुअली ये भी एक ऑप्स का कॉन्सेप्ट है। ये अभी तक क्लियर शायद नहीं हो पाएगा आप लोगों को। मैं इसके बारे में ज़रूर जो ऑप्स का जो वीडियो आएगा मेरे इस चैनल पे तो उसमें मैं बता दूंगा। और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में ऑप्स का वीडियो बता दूंगा। और मैंने ऑप्स का जो वीडियो है उसमें स्कैनर क्लास का बता दूँगी। इसके लिए एक मेथड है, मेथड ऑप्स का कॉन्सेप्ट है। तो आप बस इतना याद रखिए कि स्कैनर क्लास जो इनपुट वैल्यू लेता है और मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ, एसी नाम का जो वेरिएबल ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर इंटीजर का जो डेटा टाइप था उसका जो वेरिएबल मैंने रन अगेन लिया, अब यहाँ पर स्कैनर क्लास का वेरिएबल मैंने एसी ले लिया। सो आप यहाँ पर कौन सा वैल्यू देना पड़ेगा, अगर यूज़र 1 दबाया तो वो प्रोग्राम दोबारा रन होगा। तो एक क्या है, इंटीजर वैल्यू है। सो मैंने रन अगेन को कॉल किया .ac.next is equal to ac.next। तो मैंने नेक्स्ट किया तो राने के वेरिएबल को मैंने 0 असाइन किया था। इस राने के वेरिएबल को मैंने यहाँ कॉल किया और ac.next इनके ज़रिए मैं यहाँ पर राने के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर एग्जिट कोड 0 नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर एक प्रोग्राम एक बार रन हो गया, उसके बाद फिर से कंडीशन सेटिस्फाई, कंडीशन में दिखा रहा है डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन, येस तो प्लीज टाइप 1। अब मैं 1 टाइप कर दिया तो देखिए प्रोग्राम फिर से रन हो रहा है। मतलब अगर कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ये डू व्हाइल लूप फिर से इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। अगर मैं फिर से 1 दबाया तो ये प्रोग्राम फिर से रन होगा। अब यहाँ पर दिखा रहा है इस कंडीशन में रन अगेन इज इक्वल टू अगर 1, अगर रन अगेन इज इक्वल टू 1 हो तो ये प्रोग्राम फिर से रन होगा। और अगर रन अगेन इज इक्वल टू 1 ना हो, सपोज रन अगेन इज इक्वल टू 1 लिख दिया तो यहाँ पर प्रोग्राम फिर से रन हो जाए। अगर यहाँ पर रन अगेन इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये ac.next स्कैनर के थ्रू रन अगेन इज इक्वल टू मैंने 0 दे दिया तो यहाँ पर लिखा रहा है रन अगेन इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पर रन अगेन के वैल्यू 0, तो 0 इज नॉट इज इक्वल टू 1। सो ये प्रोग्राम फिर से रन नहीं होगा। तो अब मैंने 0 दे दिया, देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड 0, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो गया। मतलब ये कंडीशन जो फाइल का जो कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये प्रोग्राम दोबारा रन नहीं हुआ, ये टर्मिनेट हो गया। सो बेसिकली एक डू एंड व्हाइल लूप है। सो यहाँ पर फॉर लूप में फॉर के अंदर तीनों कंडीशन रन होता है और फॉर के जो ब्रैकेट है वहाँ पर तीनों जो कंडीशन है वो रन होता है और ब्रैकेट के थ्रू उसको प्रिंट करता है। सो व्हाइल लूप में पहले वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर व्हाइल के ब्रैकेट के अंदर कंडीशन होता है
और फिर हम उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके उसको प्रिंट करते हैं। और डू व्हाइल क्या होता है, ये जो डू में जो भी प्रोग्राम होगा वो पहले रन होगा, फिर उसके बाद व्हाइल में जाकर कंडीशन चेक होगा। फिर अगर कंडीशन चेक होने के बाद अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो वो प्रोग्राम फिर से रन होगा, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगी। सो ये है लूप्स। अब हम आते हैं एरेस। सो एरेस बेसिकली टू टाइप का होता है, वन डायमेंशनल एरेस और टू डायमेंशनल एरेस। बेसिकली जिसको हम मैट्रिक्स में यूज़ करते हैं वो टू डायमेंशनल एरे है और वन डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे और टू डायमेंशनल एरे, ये जो दो एरे हैं, मैं एरे ले लिया वन डायमेंशनल एरे, यहाँ पर मैंने इस वैल्यू को असाइन कर दिया 1 2 3 4 5। सो एरे बेसिकली यूज होता है कोई हम इंटीजर में क्या करते हैं, इंटीजर में int a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2। तो a में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हुआ a और b में सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर हुआ 2। सॉरी, a में एक ही वैल्यू स्टोर हुआ 1 और b में सिर्फ 2। सो मैं बार बार मुझे एक ही वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है, एक के लिए एक वेरिएबल, b के लिए फिर दूसरा वेरिएबल, फर्स्ट नंबर के लिए कोई और एक स्पेस, सेकंड नंबर के लिए कोई और एक स्पेस। सो अगर इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं एरे। अब देखिए, एक ही एरे इनपुट, एक ही एरे वेरिएबल के अंदर हम कितने सारे वेरिएबल ऐड किए हैं। आप चाहते तो बहुत सारे वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये तो इन्फिनिटी है, आप जितने चाहिए उतना वेरिएबल ऐड कर सकते हैं। सो ये है वन डायमेंशनल है। अगर मैं वन डायमेंशनल को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन। सो अगर ये एरे है तो इसके लिए हमें चाहिए एरेस। एरेस नाम की क्लास को कॉल करना पड़ेगा जो यूटिल में है। एरेस नाम की क्लास में अगर देखिए, अगर एरेस नाम की क्लास को कॉल करना पड़ेगा जो यूटिल लाइब्रेरी में है, तो यूटिल एरे यहाँ पर कॉल हो गया ऑटोमेटिकली। और जो स्कैनर क्लास मैंने पहले लिया था वो भी यूटिल से है और एरे भी यूटिल से है, तो एरे यहाँ ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। अब एरेस, अब यहाँ पर ये जो एरे है ये तो हम ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि ये इंटीजर फॉर्मेट में है, तो जावा में इसको पहले स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो टू स्ट्रिंग्स एरे। अब इसको रन करते हैं। देख रहे हैं कि एरे के फॉर्मेट में हमारा वैल्यू फिल्ड हो चुका है। यहाँ पर एरे के फॉर्मेट में जो एरे के फॉर्मेट जो भी वैल्यू यहाँ पर स्टोर किया था वो एरे के फॉर्मेट में यहाँ पर आ चुका है। हमने टू डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया तो क्या होगा, टू डायमेंशनल एरे के लिए पहले हम इंट एरे, वन डायमेंशनल के लिए सिंगल एरे पॉइंट, टू डायमेंशनल के लिए डबल एरे पॉइंट। अब यहाँ पर टू डायमेंशनल के लिए पहले फर्स्ट ब्रैकेट जो एरे का ब्रैकेट है, उसके बाद डायमेंशनल ब्रैकेट। फर्स्ट डायमेंशन में है 1, 3, 1, 2, 3। सेकेंड जो एरे का फॉर्म है वहाँ पर 1, 4, 5, 6। और जो थर्ड का फॉर्म है वहाँ पर 7, 8, 9। तो देखिए ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ गया। अगर मैं इसको, आप देख सकते हैं कि 1, 2 के नीचे 4, 1, 2, 3 के नीचे 4, 5, 6, 7, 8, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में आ गया। सो हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मुझे एरे को कॉल करना पड़ेगा बिकॉज ये एरे है। अब उसके बाद डीप टू स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ेगा, डीप टू स्ट्रिंग जो मेथड है उसको कॉल करना पड़ेगा। क्योंकि पहले हम क्या करते थे, पहले हम सिर्फ टू स्ट्रिंग को कॉल किए थे क्योंकि ये वन डायमेंशनल एरे है, और यहाँ पर ये वन डायमेंशनल एरे नहीं है, ये टू डायमेंशनल एरे है, इसलिए हमें डीप टू स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ेगा। और डीप टू स्ट्रिंग को कॉल करना पड़ेगा एरे को प्रिंट करने के लिए। सो डीप टू स्ट्रिंग एरे अब रन कर रहे हैं प्रोग्राम। देख सकते हैं कि हमारा एरे रन हो गया, प्रोग्राम रन हो गया, और जो एरे है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 3 डायमेंशन में आ गया। ये पहला, ये दूसरा,
फिर तीसरा, तो ये मल्टी डायमेंशनल है, सेकेंड डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल है, कुछ भी कह सकते हैं। सो अब हम जानेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली एक चीज़ है कि अगर उस प्रोग्राम का कुछ ब्लॉक अगर रन नहीं हुआ तो उस ब्लॉक को स्किप करके नेक्स्ट ब्लॉक में चला जाता है। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं यूज़ करते तो प्रोग्राम जिस ब्लॉक पर रन नहीं होगा उस ब्लॉक में वो पूरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम जो है वो पूरा प्रोग्राम वहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर एक्सेप्शन हैंडलिंग के ज़रिए हम उस प्रोग्राम का जो एरर है वो इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो अब देखिए, सो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इन ए इज इक्वल टू 100/0, यानी यहाँ पर 100 को 0 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। सो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, यहाँ पर एक को प्रिंट करना चाहूँ तो वैल्यू आएगा एक्सेप्शन इज थ्रेड मेन जावा लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, मतलब आप 0 को 100 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक एरिथमेटिक एक्सेप्शन है। सो अगर ये पूरा अगर सपोज एक प्रोग्राम है तो यहाँ पर एक ऐसी एक्सेप्शन है, तो ये इस एक्सेप्शन की वजह से पूरा प्रोग्राम रन नहीं होगा। तो अब हम इसको हैंडल कैसे करें? तो इसको हैंडल करने के लिए हम इसे तुम ट्राई करो इस प्रोग्राम को, अगर रन नहीं होता तो तुम एरिथमेटिक एक्सेप्शंस की तुम कैच करो। मुझे एक्सेप्शन पहले मुझे ई के जरिए मुझे दिखाओ जो क्या एक्सेप्शंस है, फिर उसके बाद स्केल रनिंग। सो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि पहले जब हम 0 को 100 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा था। अब देख रहे हैं कि एरिथमेटिक एक्सेप्शंस ऑकर इन जावा 77 नंबर लाइन में। सो यहाँ पर क्या आ रहा है कि तुम इस प्रोग्राम को ट्राई करो कि अगर ये रन हो गया तो हो गया, अगर नहीं हो गया तो तुम कैच करो। कैच क्या है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन है उसको कैच करो, जो एक्सेप्शंस होगा वहाँ पर प्रिंट करो, फिर तुम जो दूसरा जो प्रोग्राम का जो कोड है उसको रन करो। मतलब इसको ट्राई करो, अगर रन होता है तो अच्छा बात है, अगर नहीं होता है तो एक्सेप्शन को कैच करो, मतलब एरर को कैच करो क्या एरर है, उसके बाद तुम जो दूसरा कोड है उसको रन करो। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि कोई एरर नहीं है, कोड इज स्टिल रनिंग, जो मेरा कोड स्टिल रन कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, सपोज मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, इससे रन करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कोड इज स्टिल रनिंग। जो मेरे एक्सेप्शंस आया था उसको बाईपास कर दिया। और एक्सेप्शंस क्या है कि जावा लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाई 0, तो डिवाइड बाई 0 जो प्रॉब्लम है वो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सेप्शंस का अगर नहीं दिखाना चाहते तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेप्शंस को नहीं दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर उस एक्सेप्शन को यहाँ पर इसको प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको प्रिंट मत करिए और इसको रन करिए, तो आप देख रहे हैं कि एक्सेप्शंस को यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं। जो ये इस पार्ट को स्किप करके वो जो दूसरा पार्ट है कोड का वो वहाँ पर चला है। ये इस कोड में जो भी एरर था वो प्रोग्राम में नहीं ले लिया। अगर ये एरर है तो एरर है, ठीक है, इसको स्किप कर दिया और प्रोग्राम फिर से रन हो गया।
इस कैच ब्लॉक के बाद से ही प्रॉपर खड़ा होगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पर क्या एरर है तो सिंपली जो है एक्सेप्शन है उसको एक्सेप्शन को यहाँ पर थ्रो करिए। आपको पता ही नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन है, यहाँ पर मुझे पता है कि ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर दे दिया कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सा एक्सेप्शन है तो आप सिर्फ एक्सेप्शन ई लिखिए और प्रोग्राम को रन कर दीजिए। तो यहाँ पर सब कुछ सेम आ जाएगा कि जावा लैंग एरिथमेटिक एक्सेप्शंस डिवाइड बाई 0। तो पिछले केस में क्या होता था कि हमको पता था कि यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शंस है क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा था कि वो एरिथमेटिक एक्सेप्शंस है, पर आपको पता नहीं, इफ यू डोंट नो व्हाट द एक्सेप्शंस इज देन यू कैन ओनली राइट द एक्सेप्शंस and it will show in the command line or the output sections that what is the exceptions, like Java lang arithmetic exceptions by 0 divide by 0. So today guys इतना ही। अगर आप और भी जावा के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स में तो मेरा जावा के ऊपर एक कोर्स आएगा, ओप्स के ऊपर एक कोर्स आएगा, मैं जल्दी से इस चैनल में अपलोड कर दूँगा। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दूसरे वीडियो के लिए। थैंक यू।